Today we are going to learn health and disease. तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो देखो हम पूरे चैप्टर में जब हम पूरा चैप्टर रीड करेंगे तो घटना चक्र, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनडीए के क्वेश्चंस एंड सीडीएस के क्वेश्चंस एंड एसएससी के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के एंड में दे रखे हैं, ये तीनों वो भी सॉल्व करते चलेंगे जब पूरा चैप्टर रीड करेंगे तब। और ये दोनों के भी क्वेश्चंस हम हाईलाइट करते चलेंगे जो भी पहले पूछा गया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक बेस मटेरियल तो ये बुक रहेगा ही कि इन केस अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ रहेगा तो हम आके वापस से देख सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ये एक हमारा बेस मटेरियल रहेगा ये बुक। एंड सेकेंड थिंग, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो बहुतों को लगेगा कि यार कैसे याद रखेंगे इतना बड़ा चैप्टर और क्या क्या याद रखेंगे। बट हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में ये चीज़ अच्छी है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है हमारे रेगुलर लाइफ से। तो अगर आप डिजीज़ को अपने रेगुलर लाइफ से रिलेट करके याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग ऑफ अ पर्सन। मतलब कि पर्सन का वेलबींग यानी कि वो पर्सन सलामत है या नहीं, मतलब अच्छा है या नहीं, वैसा उसको बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ इन्वॉल्व फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल या मेंटल या सोशल, मतलब ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी पागल को हेल्दी नहीं बोल सकते ना, अगर वो फिजिकली फिट है फिर भी उसको आप हेल्दी नहीं बोलोगे क्योंकि वो मेंटली तो अनस्टेबल है। तो इसीलिए हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ चारों चीज़ें आती हैं। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द फंक्शनल और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ लिविंग बीइंग। अ हेल्दी पर्सन परफॉर्म वेल। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, हेल्दी पर्सन रहेगा तो अच्छा बिहेव करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। एंड अगर उसका ये कंफर्ट जोन इंटरप्ट हो जाता है जब उसको डिजीज होती है तो वो अनहेल्दी हो जाता है। दिस हेल्थ इंटरप्शन क्यों होता है उसको, मतलब उसके हेल्थ में इंटरप्शन, या तो इन्फेक्शन, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड फूड हैबिट, लैक ऑफ रेस्ट, डेफिशिएंसी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स और ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मतलब ये सारी चीज़ें एक पर्सन को अनहेल्दी करने के लिए होती है। तो हमें क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए हेल्दी रहने के लिए? इसमें भी कॉमन सेंस लगा लो, जैसे कि बैलेंस खाना अच्छा खाओ, टेक केयर ऑफ पर्सनल एंड सराउंडिंग हाइजीन, डू रेगुलर एक्सरसाइज, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिजीज, देयर कंट्रोल, वैक्सीनेशन एक्सेट्रा टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। देखो, अभी हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। जो वायरस होता है वो कैसा होता है? वायरस जो होता है ये नॉन लिविंग होता है और ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है, मतलब कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और जो वायरस होता है इसका आउटर लेयर कैप्सूल होता है और अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या तो फिर आरएनए हो सकता है। और डीएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि ऐसा, और डबल स्टैंडर्ड यानी कि इस तरीके का, और आरएनए ऐसा होता है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि डीएनए वायरस और आरएनए वायरस में दोनों में से चेंजेस ज़्यादा किस में होते हैं? तो डीएनए जनरली हम कंसीडर करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड ही होता है और आरएनए ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो देखो, जब भी कोई रस्सी होती है अगर वो ज़्यादा फोल्डेड है, ज़्यादा मुड़ी हुई है तो उसमें कोई भी चेंज करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कंपैरिजन टू ऐसे प्लेन रस्सी के। तो इसीलिए हम बोल ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि आरएनए ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसीलिए इसमें कोई भी चेंज होना ज़्यादा ईज़ी है, तो इसीलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा आता है। ओके, फिर इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, वायरस के पास ऑर्गन नहीं होता है किसी तरीके का। तो इसमें इसके पास कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है। तो ये क्या करता है कि जब किसी भी होस्ट की बॉडी के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन जब होस्ट के अंदर जाएगा, सपोज हमारे अंदर आया,
तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल यूज़ करके खुद को मल्टीप्लाई करता चला जाता है और इस तरीके से ये सर्वाइव करता है। और ये ट्रांसफ़र किससे होता है? तो ये ट्रांसफ़र किसी भी मीडियम से हो सकता है, विंड हो गया, एयर हो गया, फूड हो गया, मतलब कैसे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके गाइस, अब हम लोग वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे। तो क्या वायरल डिजीज़ इतनी सारी है, सारी याद करेंगे नहीं, जो कॉमन है और जो चीज़ें याद रह पाएंगी वही देखेंगे। तो वो सबसे पहला इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू। तो देखो नाम में ही है फ्लू, तो फ्लू जो होता है वो हवा से फैलता है, तो इसीलिए एयरबॉर्न, मतलब इसका ट्रांसमिशन होता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फिर उसके बाद इसके सिम्टम क्या होंगे? देखो जो भी वायरल डिजीज़ होती है ना, उसमें मोस्टली सिम्टम्स या तो बुखार, जब भी आप अज्यूम कर सकते हो जैसे कि कोल्ड आता है जैसे, तो फिर क्या क्या फील होता है? बुखार हो जाती है, सर्दी लगता है, अनईजीनेस लगता है, फिर हाथ पैर में दर्द। तो वो सारे सिम्टम्स एक वायरल के लिए कॉमन याद कर सकते हैं। फिर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो वायरल डिजीज़ में मोस्टली हम लोग लाइव एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन्स लेते हैं। और प्रिवेंशन के लिए अ, ये प्रिवेंशन के लिए है ना, कि क्यों नहीं हो, मतलब वायरस डिजीज़ नहीं हो उससे बचने के लिए। लेकिन एक डाउट ये हो सकता है कि एंटीबायोटिक क्यों ले रहे हैं, ये तो वायरल डिजीज़ है। तो एंटीबायोटिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो फीवर हो रहा है ना, तो फीवर को दूर करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं। वायरस को दूर करने के लिए नहीं ले रहे हैं, फीवर को दूर करने के लिए ले रहे हैं। यानी कि वायरल डिजीज से जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक खा रहे हैं, जैसे कि टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ओके, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में फ़र्क होता है, ठीक है? कंफ्यूजन मत करना। पहले तो जो स्मॉल पॉक्स होगा वो याद नहीं करना है, इसका नाम नहीं पूछेगा। फिर जो भी पॉक्स होता है ना, मोस्टली एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से होते हैं। स्मॉल पॉक्स ये हाथ वगैरह में 3-4 दाने आ जाते हैं, उस टाइप का सिम्टम होता है। और ये एयरबॉर्न होता है ऑब्वियसली, फिर इन्फेक्टेड आर्टिकल से फैलेगा। सेम सिम्टम्स, याद नहीं रखना उतना, तो जस्ट इसको लीव करो। फिर प्रिवेंशन बाई वैक्सीनेशन और शुड रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन, मतलब कि अकेले अकेले रखो जिसको भी, जैसे कि चिकन पॉक्स में होता है, जिसको भी माता आती है उसको हम लोग एक कमरे में रखते हैं सेपरेटली, सो लाइक दैट। फिर पोलियो माइसिटिस, तो ये पोलियो वायरस से होता है, कॉमन है, ये तो याद ही रह जाएगा, लिंक कर सकते हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है? इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक, सेम मतलब कि ट्रांसमिशन, खाना पानी, इन सारी चीज़ों से फैलेगा। और ये फ्लू हो गया, पॉक्स हो गया, ये एयर से फैल रहे थे, ठीक है? जबकि पोलियो जो है वो बाकी सारी चीज़ों से भी फैल रहा है, खाना पानी सारी चीज़ों से। फिर उसके बाद इसका सिम्टम याद करना है क्या? PYQ तो नहीं है कहीं, तो इसका देखो वैक्सीनेशन, पूरे इंडिया में पोलियो वैक्सीन लगते रहते हैं, तो इसमें यूज़ क्या होता है? इनोक्यूलेशन ऑफ साल्क वैक्सीन, ये ध्यान रख सकते हैं। इन्वेंटेड बाय साल, प्रोवाइडेड प्रिवेंशन ऑफ पोलियोमाइसिटिस। फिर ओरल वैक्सीनेशन किसने इन्वर्ट किया था? अल्बर्ट सेबाइन ने 1957 में, फॉर पोलियो इराडिकेशन। ओके, फिर अब देखो एक PYQ था कि कौन सा वायरल डिजीज़ एनिमल के काटने से होता है? तो रेबीज़, ये तो सबको पता है ना कि कुत्ता काट लेगा तो फिर पागल हो जाते हैं कोई भी, तो इसलिए रेबीज़, बाइट ऑफ एनिमल, डॉग, मतलब कोई भी जानवर काट ले। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एंटी रेबीज़ वैक्सीन, इसका तो वैक्सीन ही लगता है जब भी किसी को कुत्ता काटता है या कोई भी जानवर काटता है, तो सीधा हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल और एक वैक्सीन ले लेते हैं। तो ये भी याद ही रहेगा सबको। और ये सिम्टम्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं, ओके? अब चलो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये तो सबको पता है क्या क्या होता है। तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? इन्फेक्टेड पर्सन, क्लोथिंग और अदर आर्टिकल्स। और इसके लिए हम लोग प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, यूजेस ऑफ कैलामाइन। देखो इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है ना, पता ही है सबको। तो बस उसके जो मतलब कि
ये छोटा छोटा फोड़ा निकल गया, उसमें हम लोग लोशन लगा के उसको थोड़ा आराम दे सकते हैं। और सेम चीज़ आइसोलेट करके रखते हैं जिसको भी ये डिजीज़ होती है। फिर सिम्टम्स भी पता ही होंगे, फीवर, हेडेक, सेम वायरल वाली, बट इसमें ब्लिस्टर्स ऑन, मतलब पूरे बॉडी में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट, ओके देखो, डेंगू, डेंगू और ब्रेक बोन फीवर, ये डेंगू वायरस से होता है। ये तो पता है ना कि जब जब भी डेंगू होता है तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर में दर्द होता है बहुत, तो इसीलिए इसी को ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। डेंगू से बहुत ज़्यादा हाथ पैर में दर्द होता है, इसलिए ब्रेक बोन फीवर। और इसका वेक्टर पूछता है कि किससे होता है, तो एडिस एगिप्टी से होता है, मेन यही है। और इसके सिम्टम वही सेम, हाई फीवर, रैशेज ऑन फेस एंड हेड, सीवियर पेन इन आईज, वीकनेस, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसल एंड जॉइंट पे। फिर प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी मच्छर को भगाने के लिए करोगे, क्योंकि डेंगू मच्छर से हो रहा है तो हम लोग मच्छर को भगाएंगे, तो इसीलिए इसको यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट। फिर हाइजीन मेंटेन करेंगे, तभी पानी जमा नहीं होगा तो मच्छर नहीं आएंगे, तो वैसा। फिर प्रॉपर मेडिकेशन बाय डॉक्टर, अगर डेंगू हो गया है तो फिर मेडिकेशन जाके लो डॉक्टर के पास। फिर सार्स, ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सार्स कोरोना वायरस। और ये भी कैसे हुआ था सबको पता ही है ना, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। और इसमें भी सेम सिम्टम्स था सारे। फिर इसमें क्या ले रहे थे, एंटीबायोटिक, हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड, क्योंकि बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। टू रिड्यूस स्वेलिंग इन लंग्स, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन ब्रीथिंग। देखो कोरोना वायरस का टाइम याद कर लो कि बहुत सारा ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत बिक्री हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ किए थे, ऑक्सीजन ब्रीदिंग सपोर्ट, फिर स्टेरॉयड यूज़ किए थे क्योंकि लंग्स में स्वेलिंग हो जा रही थी, और साथ में बुखार, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, तो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे थे। फिर नेक्स्ट वायरल डिजीज़, सॉरी वायरल एनसेफेलाइटिस, ये हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। ये नाम तो उतना मत याद रखो, बस ये फर्स्ट वाला रख सकते हैं। और इस ये भी मॉस्किटो से होगा, एनसेफेलाइटिस भी मॉस्किटो बाइट से ही होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इतना होता है, सेम वायरल डिजीज़ का वो याद कर लो, एंड प्रिवेंशन में वैक्सीन यूज़ करते हैं। फिर मम्प्स, ये पूछा है कि पीवाईक्यू में कि मम्प्स किससे होता है, मतलब कौन सा डिजीज़ है, वायरल, बैक्टीरियल, क्या, तो ये वायरल डिजीज़ है। पैरामिक्सो वायरस, ऐसे रिलेट कर सकते हो, मम्प्स है तो मिक्सो। और ये होता किससे है, थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा एंड बाय मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस। इसमें देखो फीवर, स्वेलिंग इन ग्लैंड, सलाइवरी, सलाइवा के थ्रू हो रहा है तो इसका सिम्टम्स में सलाइवरी ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। और पैरोटिड ग्लैंड्स या फिर ऑर्गन, ऐसे सिम्टम्स कहीं पूछता नहीं है, बट इन केस अगर। फिर वैक्सीनेशन इज़ लाइव अटेनुएटेड, वायरल डिजीज़ में मोस्टली हम लोग लाइव अटेनुएटेड वायरस यूज़ वैक्सीन में यूज़ करते हैं, यानी कि जो वायरस होता है उसको बेहोश करके इसके ह्यूमंस के बॉडी में डालते हैं। फिर माउथ वॉश करते हैं, क्योंकि देखो सलाइवरी ग्लैंड में दिक्कत हो रही थी ना, तो माउथ में ही होता है सलाइवा, तो सलाइवा अगर माउथ में होता है तो सलाइवरी ग्लैंड का होगा माउथ में ही, तो इसलिए माउथ वॉश विथ वार्म वाटर। फिर मीजल्स, मीजल्स ये रूबेला से होता है, और ये भी एयरबोर्न डिजीज़ होता है, और ये स्पेशली चिल्ड्रंस में होता है। और इसमें ये सारी चीज़ें उतनी याद नहीं रखनी है। फिर नेक्स्ट येलो फीवर, ये पूछा है कि किससे होता है, तो ये भी बाइट ऑफ एडीज एगिप्टी से होता है, यानी कि मच्छर। तो इसके प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, वही यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट, वैक्सीनेशन, और इसमें हम लोग प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन यूज़ करते हैं। फिर सिम्टम में वही सारी चीज़ें जो एक वायरल डिजीज़ में होती है। और इसमें एक चीज़ होता है, देखो येलो फीवर है ना, तो येलो फीवर क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो येलो हो रहा होगा ना, तो इसमें लिवर डैमेज हो जाता है और इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस वाले पर्सन को सबने देखा होगा कि जिसको जॉन्डिस होता है वो पीला पीला दिखता है, तो इसीलिए लीवर डैमेज होता है, इसका येलो फीवर। एंड
बहुत केसेस में ऐसा भी देखा है कि जॉन्डिस अगर सीवियर हो जाए तो फिर ह्यूमन का डेथ भी हो जाता है, तो ह्यूमन डेथ इन सीवियर केसेस। फिर हर्पीस, तो यह हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये तो रिलेट करके याद हो जाएगा। और ये कैसे होता है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एरिया ऑफ स्किन ड्यूरिंग रिएक्शन एक्शन ऑफ वायरस। और इसमें हम लोग एंटीवायरल ड्रग जैसे कि एक्लाइक्लोवीर या फिर वार, ये मत याद रखो, मैंने नहीं याद रखा है। फिर टिपिकल स्किन सोर्स हो जाते हैं, मतलब वही थोड़े थोड़े फोड़े हो जाते हैं। फिर चिकनगुनिया, ये भी बहुत कॉमन है, चिकनगुनिया वायरस से होता है। देखो एक ही मच्छर आया अभी तक, एगीज एगिप्टी कॉमन, तो इसके थ्रू ही होती है सारी चीज़ें। बस ये वायरल इंसेफेलाइटिस में अलग मॉस्किटो का नाम नहीं दे रखा है, बाकी येलो फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया या फिर डेंगू हो गया, सब में एडीज एगिप्टी ही था। और देखो चिकनगुनिया में क्या होता है कि सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है और क्रिपिंग जॉइंट पेन होता है। इसमें भी बेड रेस्ट और ज़्यादा पानी दो, पानी पियो। वायरल डिजीज में पानी ज़्यादा पीते हैं ना, जैसे अगर कोल्ड होता है तो आप लोग क्या करते हो, गर्म पानी ज़्यादा पीते हो। तो वैसे रिलेट करके याद कर लो कि एक ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन ये भी हो सकता है कि गर्म पानी पीना। कि तो वायरल डिजीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है सारे, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ पढ़ने वाले हैं एड्स। एड्स के नाम में ही है, फुल फॉर्म ही देख लो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वही काम नहीं करेगा। और एक्वायर्ड है तो यानी कि बाय बर्थ तो नहीं हो रहा है, पैदा होने के बाद ही होगा। तो ये क्या है, इज़ अ डिजीज़ ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम कॉज्ड बाय, देखो एड्स होता किससे है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स का फुल फॉर्म भी याद हो गया और उसके वायरस का भी, दोनों में ही इम्यूनो डेफिशिएंसी आता है। उसके बाद एड्स सबसे पहले रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया था, तो सेंटर फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन 1981। और HIV जो होता है वो लेंटी वायरस होता है। ये कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा फैमिली है, तो रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है ये वायरस। ये जो भी एड्स पेशेंट कभी देखा है क्या आप लोगों ने, तो एक बार वीडियो या फिर फोटोज़ देखना उसकी, बहुत ही कमज़ोर पतला दुबला वैसा दिखता है। तो इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम इन विच इन टर्न मेक द हार्डर फॉर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। देखो इसमें होता क्या है कि जो हमारी टी सेल्स, अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से काम नहीं करने देता। और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से काम नहीं करने देगा तो अगर कोई भी बीमारी हमें होती है तो उससे हमारी बॉडी लड़ ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम विच इन टर्न मेक हार्डर ऑफ फॉर द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट अदर डिजीज। फिर एड्स जनरली किससे ट्रांसमिट होता है, बहुत सारे मेथड है। पहले तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जैसे कि ओरल वेजाइना एनल, और इसके बाद थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं ना कि इन्फेक्टेड सिरिंज वगैरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उससे भी फैल जाते हैं एड्स, तो इसलिए थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स। देखो ये केस बहुत कॉमन है और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आए हैं ये केस। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो अ प्रेग्नेंट मदर कैन ट्रांसमिट वायरस टू फीटस थ्रू देयर, क्योंकि प्लेसेंटा से बच्चा और मदर कनेक्टेड होते हैं, तो दैट्स वाई ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये, या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को भी हो जाता है अगर मदर को है एड्स तो। फिर सिम्टम तो देख लेना, कभी एड्स पेशेंट को बहुत पतला दुबला दिखेगा तो वेट लॉस एंड लॉस ऑफ ब्रीथ। फिर उसके बाद आँखें उसकी धसी हुई होगी तो सोकिंग, नाइट स्वेट्स, शेकिंग, चिल्स, फिर कफ, हेडेक, सारी बीमारियाँ, वैसा स्किन रैशेस, ब्लड विजन। फिर टेस्ट फॉर एड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही पूछता है कि कौन सा टेस्ट, तो एलाइजा टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, वो इन डेप्थ अगर पढ़ेंगे इस टेस्ट के बारे में तो पता कर पाएंगे, बट अभी बस नाम याद रख लेते हैं। रेडियो इम्यूनो
प्रेसिपिटेशन ऐसे या फिर इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबायोटिक एसिड। फिर इसके बाद पीसीआर भी होता है, फिर वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेशन होता है। मतलब पीसीआर के बाद ये वाले टेस्ट होता है, तो ये सारे टेस्ट करते हैं। The treatments of AIDS can be treated by using antiretroviral drug, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसकी फैमिली क्या थी, रेट्रोवायरस, तो ड्रग क्या यूज़ करेंगे, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, एंड बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड टेकिंग प्रिकॉशंस। मतलब कि कहीं भी इधर उधर मत चले जाओ, फिर कहीं भी किसी भी निडल से इंजेक्शन वगैरह मत ले लो, या फिर ऐसे ही हॉस्पिटल वगैरह में। सो बी केयरफुल। तो इसलिए टेक बाय टेकिंग प्रिवेंशन एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। फिर स्वाइन फ्लू और स्वाइन इन्फ्लुएंजा। हाँ, और एड्स का तो पता ही है सबको कि 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स डे। और इसका ये सिंबल क्या होता है, एक रिबन बना होता है ऐसा रेड कलर का। तो इसके स्वाइन फ्लू और स्वाइन इन्फ्लुएंजा और पिग इन्फ्लुएंजा। स्वाइन फ्लू तो कितना कॉमन हुआ था एक टाइम पे, तो इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि किससे होता है, पिग से होता है ह्यूमंस में, नाम में ही है स्वाइन। तो पिग पिग से ह्यूमन में इन 2000 में, देखो 2009 वाला केस ही। इन 2009 a strain of swine flu called H1N1, ये भी कभी कभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, commonly infected many people। the common symptoms of swine flu, वही जो सारे वायरल डिजीज़ के होंगे, फीवर, कफ, सोर थ्रोट्स, बॉडी एक, हेडेक, चिल्स, फटीग। इट इज़ कॉमनली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। देखो मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज़ में प्रिवेंशन के लिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं, और अगर वायरल डिजीज़ हो गई है तो गर्म पानी पीते हैं, फिर चिकन पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स के केस में आइसोलेट रखते हैं। सो मोस्ट ऑफ द जो भी डिजीज़ बैक्टीरिया करेगा उसको बैक्टीरियल डिजीज़ बोलते हैं। एंड सम ऑफ द कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ कॉमनली नोन एज टीबी। और ये कौन सा बैक्टीरियम करेगा ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम करते हैं, नाम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म रिलेट कर सकते हैं। और ये कहाँ पे डिजीज़ करेगा, लिम्फ नोड में या फिर ब्लड स्ट्रीम में। और क्योंकि देखो खांसी वाला प्रॉब्लम होता है तो मोस्ट ऑफन ये लंग्स में प्रॉब्लम कर रहा है। फिर most people who exposed to TB never develop symptom because the bacteria can live in an inactive form in the body, but if the immune system weaken, such as HIV patient or elderly adults, तो कहना चाह रहे हैं कि जिसका भी इम्यून सिस्टम वीक होगा उसको टीबी हो जाएगा, जैसे कि HIV पेशेंट हो गया या बूढ़े लोग हो गए। इसीलिए ओल्ड एज पर्सन में टीबी के सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं। और टीबी से रिलेटेड एक नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 2017 से 2025 तक चला है, और इसका वही कि एलिमिनेट करना है टीबी को इंडिया से। और फिर इन्फेक्शन नॉर्मल पर्सन को कैसे होगा, अगर नॉर्मल पर्सन टीबी पेशेंट के पास जाएगा तो जनरली रेयरली कभी कभी जाता है तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो रेगुलर विजिट कर रहा है डे टू डे बेसिस पे तो उसको टीबी हो सकता है। और मेडिकेशन से हम लोग टीबी को ठीक कर सकते हैं। एंड इसके लिए एक ड्रग यूज़ करते हैं टीबी के लिए, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन दे रखा है, पी अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। और देखो मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन जो होता है वो लंग्स और मतलब लंग्स में हमारे एयर जाता है ना, तो एयर से फैलता है टीबी। ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट टाइफॉइड। टाइफॉइड कफ कॉजल ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कॉज करता है। और ये फैलता किससे है, देखो इंटेस्टाइन वाली चीज़ है तो वाटर एंड फूड से फैलता होगा, एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिर इसका सिम्टम में हाई फीवर आता है, फिर वीकनेस, क्योंकि इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्टमक पेन, मतलब पेट से रिलेटेड ऐसे कर सकते हैं, तो स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब।
और जब सीरियस केस हो जाएगा तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा और उसकी वजह से डेथ हो जाएगा और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वाइडल टेस्ट करते हैं। फिर ये एंटीजन एंटीबायोटिक टेस्ट होता है, अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बट अभी ज़रूरत नहीं है। फिर टिटनेस, इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी मसल होता है ना वो अपनी जगह पे अटक जाता है, मतलब मूवमेंट नहीं शो करता है, तो इसीलिए लॉक लॉक जॉ। टिटनेस वही डिजीज़ है ना जब कभी गिर जाते हो या फिर किसी काँटी से चोट लग जाती है तो फिर बोला जाता है कि इंजेक्शन ले लो टिटनेस का, तो वही है। और इसके कॉजल ऑर्गन क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस टेटानी। और देखो इसका, इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, पर्टिकुलरली दोज ऑफ फेस एंड जॉ। वही कि जो भी मसल है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा परमानेंटली। बैक्टीरियल डिजीज़, तो देखो बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले आता है हमारा कॉलेरा। तो कॉलेरा यानी कि देखो हैजा। तो जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारी मक्खी लगी हुई रहती है, हैजा सोच के तो ऐसा ही इमेजिन होता है कि मक्खी होगी बहुत सारी और वो खाने और पानी पे बैठेगी तो वही पूरा स्प्रेड करेगी। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन तो याद हो गया कि फूड एंड वाटर, और स्प्रेड होता है हाउस फ्लाई से। कॉजल ऑर्गेनिज्म विब्रियो क्लोरेई, इसका सिम्टम्स में क्या-क्या हो जाएगा? सिम्टम्स भी किसी पीवाईक्यू में पूछा था, तो रिडक्शन इन बॉडी वाटर लेवल, फिर ब्लड सर्कुलेशन, देखो ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाएगा, फिर इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 3 होता है। एंड जो हैजा होता है उसमें तो पता है ना उल्टी होती है, उल्टी फिर डायरिया फिर मसल क्रैम्प्स, ये सब रिलेट कर सकते हैं ये तीनों। और क्योंकि देखो जिसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है हम उसको पानी चढ़ाते हैं ना, तो इसीलिए क्योंकि उसके बॉडी में वाटर लेवल कम हो गया है एंड ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है। फिर इसके बाद इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन था, तो इसमें वैक्सीन किस टाइप की लगती है, तो टॉक्सॉइड टाइप की वैक्सीन लगती है। फिर नेक्स्ट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म उसके नाम में ही है डिप्थीरी। फिर ये फैलेगा किससे, देखो जो डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, फिर निमोनिया हो गया, ये तीनों जो होंगे ना ये हमारे एयर से फैलेंगे। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलते हैं। डिप्थीरिया में भी ड्रॉपलेट स्प्रेड फ्रॉम माउथ नोज ड्यूरिंग, क्योंकि इसमें भी कफिंग होती है एंड वूपिंग कफ में भी कफ हो रहा है, फिर निमोनिया में भी वैसे ही एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो ये तीनों हम रिलेट कर सकते हैं कि एयरबॉर्न डिजीज़ है, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा है कि कौन सा डिजीज़ एयरबॉर्न है वाटरबॉर्न है, तो ये एयरबॉर्न है, डिप्थीरिया वूपिंग कफ एंड निमोनिया। डिप्थीरिया का ट्रांसमिशन, उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हाँ प्लेग। प्लेग एक स्टोरी है ना, एक बुक थी कि एक बांसुरी वाला आता है वो फिर सारे चूहों को लेके जाता है, इस पे रिलेटेड एक स्टोरी है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि प्लेग जो हुआ था वो किससे होता, चूहे से। और चूहे के ऊपर ना एक ज़िनोप्सिला सियोप्सिस रहता है, ये डेडली फ्ली होता है, एक्चुअली में डिजीज़ यही कॉज करता है। तो इससे होता है हमारा। और इसके मतलब डेडली फ्ली में ये रहता है अर्सीनिया या फिर बैसिलस पेस्टिस। मतलब ये हो गया चूहा, चूहे के ऊपर फ्ली, फ्ली के ऊपर ये वाला कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो प्लेग याद हो गया, रैट से इन्फेक्शन फैलता है। फिर इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग ड्रग सल्फर ड्रग यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं। जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उसमें हम लोग ये सब यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्योंकि एंटीबायोटिक है। फिर नेक्स्ट वूफिंग कफ, इसका तो ट्रांसमिशन बता दिया। और वॉर्टिडेला पर्टुसिस, देखो पर्टुसिस है तो इसमें वैक्सीन कौन सा लगेगा, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टाइफॉइड। ओके। फिर नेक्स्ट ये एयरबॉर्न है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो साइफिलिस एंड गोनेरिया है, ये कांटेक्ट से फैलता है,
ये हम कॉमन याद कर सकते हैं कि साइफिलिस एंड गोनेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और गोनेरिया भी सेम। और क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो हम लोग क्या लेंगे, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तीनों याद ही होने चाहिए कि एंटीबायोटिक है, क्योंकि बहुत या तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया या ये वाला चैप्टर हो गया, दोनों जगह काम आएगा, तो ये तीनों याद ही होना चाहिए। फिर एक बहुत ज़्यादा बॉटुलिज्म से क्वेश्चन है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। ये फूड बॉर्न हो सकता है, या तो वुंड से इन्फेक्शन होगा या इन्फेंट में होगा। फूड बॉर्न में जो कैन फूड रहता है ना, मतलब जो पैक्ड वाले फूड रहते हैं उसमें फैलता है ये। फिर इसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा और उससे हमारी ब्रीथिंग में या फिर मस्कुलर पैरालिसिस हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक है हमारा लेप्रोसी। तो एक क्वेश्चन है कि जो लेप्रोसी है ये कौन सा डिजीज है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। इस फंगल डिजीज में सबसे पहले देखो, फंगल डिजीज जो भी पैथोजेनिक फंगस हमारी बॉडी में डिजीज करेगा उसको फंगल डिजीज बोलेंगे। और फंगल डिजीज को ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भी हमारे हाथ पैर से रिलेटेड या फिर फिंगर फोल्डिंग्स, मतलब कोने में या फिर फोल्डिंग्स में डिजीज होती है, वो सारे फंगल डिजीज होंगी। तो सबसे पहले देखो रिंग वॉर्म, रिंग आ रहा है ना, तो रिंग कहाँ पहनते हैं, फिंगर में। एथलीट फूट, फूट आ रहा है तो यानी हाथ पैर की बात हो रही है, तो फंगल डिजीज ही होगा। तो पीवाईक्यू में पहला क्वेश्चन यही है कि रिंग वॉर्म एंड एथलीट फूट वॉर्म कौन से डिजीज है, तो फंगल डिजीज। अब रिंग वॉर्म वही है, वो दांत खाज खुजली वाला, तो इसका एड सबने देखा होगा। इसके सिम्टम में पता ही है कि ड्राई स्केली लीशंस एंड इंटेंस इचिंग होती है, और ये गर्मी एंड मॉइस्चर से फैलता है और एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। फिर इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसका सामान यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो टॉवल, क्लॉथ, कॉम कुछ भी हो। फिर देखो एथलीट फुट डिजीज़, इसका अ, ये भी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग वेयर करेंगे फुटवेयर्स एंड थ्रू वॉकिंग ऑन इन्फेक्टेड फ्लोर और मैट्स, इससे प्रॉब्लम होती है ये सब ट्रांसमिशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये नाम इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू में ये पूछा है। फिर स्कैबीज, स्कैबीज इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम में ही है, स्केरियस। ये मोस्टली फंगल डिजीज सारी स्किन से रिलेटेड है, तो ये भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। और एक चीज़ ये देख सकते हैं कि परमेथ्रिन एंड इनवर्मेसिटेन यूज़ करते हैं एज अ एंटी फंगल ड्रग या फिर एंटी फंगल मेडिसिन, तो ये कभी पूछ सकता है अगर पूछा तो। फिर इसके बाद देखो क्रॉच चीची या फिर टीनिया क्यूरस, तो कैंडिडा एल्बिनस एल्बिकेंस, ये कहीं पे पूछा नहीं है तो जस्ट एक रीड कर लेते हैं। और इसमें भी एंटी फंगल मेडिसिन जैसे कि एलाइलेमाइन और एजोल टाइप, ये सारे यूज़ करते हैं। तो जो याद रखना था तो वो तो देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट फिर प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। और इसमें सबसे पहला कॉमन एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया ऑलमोस्ट हम सब ने देखा है, और ये किससे होता है, ये प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम से होता है और इसको ट्रांसमिट करता है एनोफिलिस मॉस्किटो। देखो जो मॉस्किटो होती है एनोफिलिस, इसके अंदर रहता है हमारा ये प्लाज्मोडियम, और जब ये एनाफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को काटती है तो इसके अंदर जो ये प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम एक जो होता है वो स्पोर्स बनाता है, और यही स्पोर्स हमारे बॉडी में चले जाते हैं। तो वही लिखा है दैट ट्रांसफर स्पोरोजाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम। फिर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम में पी वाइवेक्स, मलेरिया एंड फाल्सीपेरम, और इसमें फाल्सीपेरम जो होता है वो सबसे सीरियस एंड फैटल होता है। और ये भी डायरेक्ट कभी कभी पूछता है कि मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कॉज करता है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। और मलेरिया की डिस्कवरी के लिए सर रोनाल्ड रोज जो थे, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, और इन्होंने ही मलेरिया पैरासाइट की डिस्कवरी की है, ये भी पूछा हुआ है।
फिर सिम्टम्स क्या होते हैं इन्फ्लुएंजा के, जैसे इलनेस, शेकिंग, चिल्स, हेडेक, मसल एक, ये सारी चीज़ें होती है। और मलेरिया, देखो जो मलेरिया होता है ना वो हमारे रेड ब्लड सेल का लॉस करवाता है, मतलब ब्लड की कमी होगी, रेड ब्लड सेल की कमी होगी तो उससे एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया, खून कम तो इंसान पीला पीला दिखेगा तो जॉन्डिस, तो ये सब ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और अगर मलेरिया को बहुत टाइम तक अनट्रीटेड रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जैसे कि किडनी फेलियर कर सकता है, दौरे पड़ना, या फिर मेंटल कंफ्यूजन, कॉमा, और कभी कभी डेथ भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट, प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन डिजीज़ में ये मेन है कालाजार। ये कैसे याद करेंगे, देखो कालाजार ऐसे याद कर सकते हैं कि ये काला अजगर था और उसके दो मुंह थे और वो सैंड पे चलता था। तो कालाजार, लिस्मानिया दोनों आनी एंड सैंड फ्लाई, ये तीनों रिलेट हो गए। और इसके सिम्टम्स है ये स्प्लीन, लिवर में डैम एनलार्जमेंट कर देगा, फिर फीवर, जॉन्डिस, स्किन पिगमेंट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो जो स्प्लीन होता है ना, इसके प्रॉब्लम, इससे या फिर लिवर में प्रॉब्लम होता है तो जॉन्डिस हो जाता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, स्लीपिंग स्लीपिंग यानी कि सोना, देखो ट्रिपैनोसोमा है ना, उसको सोना याद कर सकते हैं, तो स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। फिर और सोमा से सी फ्लाई। फिर इंजेक्टिंग, ये नहीं इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें फीवर, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स एट द बैक ऑफ एंड, फिर ट्रैशेस, चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें होती है। सिम्टम भी उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री हो रहा है ना तो गंदगी से ही हो रहा होगा, तो इसका ट्रांसमिशन इम्पॉर्टेंट है, तो थ्रू कंटामिनेटेड रॉ फ्रूट, अदर फूड एंड ड्रिंक से। और इसका ये कॉजल ऑर्गेनिज्म एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा से ही एंटमीबा। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एनवायरनमेंट, सैनिटाइजेशन, साफ़ सुथरा पानी, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। देखो फिर पायरिया, पायरिया को रिलेट कर लो गोनेरिया से। गोनेरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ था, और क्योंकि पायरिया और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो जेनाइटल ऑर्गन्स वैसे रिलेट कर लो, तो इसलिए एंटीमीबा जिंजीवैलिस। और ये फैलता कैसे है, थ्रू ओरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर पायरिया तो सबने सुना है ना कि पस आता है तीत में, तो इसके लिए प्रिवेंशन क्या करेंगे, माउथ वॉश, ब्रशिंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। फिर हेलमिंथिस या फिर वॉर्म डिजीज़, ये जो होते हैं ये पैरासाइट वॉर्म्स होते हैं और ये इन्फेक्शन करता है ह्यूमन में। तो सबसे पहले देखो टेप वॉर्म, टेप मतलब जितने भी पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं ना, इनके पास हुक एंड सकर्स होते हैं, जिससे कि वो बॉडी वॉल पे अपने होस्ट के क्लिंग कर सकते हैं या फिर लटक सकते हैं। तो पहले देखो टेप वॉर्म, टेप से टीनिया याद कर लो, तो टीनिया सोलियम, ये इन्फेक्टेड पॉर्क से फैलता है। फिर टेपवर्म अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मोस्टली टेपवर्म हो गया, स्कैरिस हो गया, हुकवर्म हो गया, ये मोस्टली हमारे गट से रिलेटेड प्रॉब्लम ही करता है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, सिम्टम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एनीमिया, इसमें भी एलमेंथिक मेडिसिन लेना पड़ेगा। फिर फाइलेरिया, इसको याद कर लो हाथी पाँव से, तो फाइलेरिया वुड्जे और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म वुड्जेरिया ब्रैंकॉफ्टी, और ये फैलता किससे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से फैलता है। और इसका सिम्टम भी इम्पोर्टेंट है कि एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव हो जाता है, और ये किसको अफेक्ट करता है, लिम्फ चैनल, और इससे स्वेलिंग होती है। फिर नेक्स्ट एस्केरियास, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म एस्केरियास लुम्ब्रिकस। फिर ये ट्रांसमिट किससे होता है, कंटामिनेटेड फीसेस से, ये भी गंदगी से ही फैलता है। इसमें भी देखो इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल पैसेज में ब्लॉकेज, तो ये भी हमारा गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम से रिलेट हो गया। इसमें भी एंटी हेलमिथिक मेडिसिन लेंगे।
फिर हुक वॉर्म इन्फेक्शन, ये किससे होता है? राउंड वॉर्म दैट अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किससे ट्रांसमिट होगा? थ्रू सॉइल विच लार्वा लिव्स। और फिर हुकवर्म कहाँ रहेगा? इंटेस्टाइन में, और वहाँ से ब्लड सक करता रहेगा। और इसमें भी एनीमिया, तो मतलब ये और ये तीनों में एनीमिया और गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब होगी। और इसके प्रिवेंशन में, क्योंकि गंदगी से फैल रहा है, तो सब में सैनिटेशन करेंगे। यहाँ पे देखो साफ सफाई करने बोल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करने बोल रहा है, तो ये करेंगे। The questions